हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। ये पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट और क्विज 19 है और ये आपके सामने रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। जिन लोगों ने संवैधानिक डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ा है, तैयार किया है, क्योंकि उससे 2 से 3 सवाल सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। और ये बहुत ईजी चैप्टर है। कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगा, मैंने बताया भी है। जो लोग लेट से चैनल में जुड़े हैं और उन्हें नहीं पता है, उनको मैं बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का 3 पार्ट में छोटा छोटा वीडियो है। आप देखोगे मैंने ट्रिक्स के साथ बताया है उसे कैसे याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं संवैधानिक विकास का। इससे पहले आप अगर करंट अफेयर्स की पीडीएफ खरीदना चाहते हैं, जिसमें सितंबर मंथ से लेके अभी तक है, तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी अमित सिंह आर्या पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, बजट पर बहस करने की शक्ति किस एक्ट में दी गई। आप समझ रहे हैं, बजट पे बहस। बजट पे बहस का क्या मतलब है? संवैधानिक डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने बताया भी था। तो बताइए, ऑप्शन है 1892, 1909, 1919, 1935। हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 से 5 सेकंड का अलग से टाइम दिया जाएगा। और तो ये जो है पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट, ये 1892 के एक्ट में आया था। इस एक्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें आई थी। आपको ये पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आया 1857 की क्रांति के बाद, जिसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया कहते हैं। इसमें इसके बाद से 2 और सुधार होते हैं, 1861 में और 1892 में। 1861 में जो है इस तरीके के अधिकार नहीं दिए गए थे। 1861 में पोर्टफोलियो और ऑर्डिनेंस सिस्टम लाया गया। क्या लाया गया? पोर्टफोलियो और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वायसराय के द्वारा। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस की बात कब की गई थी? ये 1861 के एक्ट में की गई थी। कुछ इंडियंस को नॉमिनेट किया गया 1861 के एक्ट में वायसराय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, 3 लोगों को, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री मिली। लेकिन इसके बावजूद बहस करने की अनुमति नहीं मिली। लेजिस्लेटिव काउंसिल में अधिकार तो जाने का मिल गया, बैठ सकते थे, बट उस पर कुछ बहस नहीं कर सकते। तो ये राइट मिला 1892 में। 1892 में अगर बात करें तो एडिशनल जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ाया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो यही पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा एक लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न भी इस एक्ट में किया जाता है। तो लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इलेक्शन तो आगे आएगा 1909 और 1919 के एक्ट में पूरे तरीके से। भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बनी। इसको मैंने बहुत अच्छे ट्रिक से बताया था। और 2 एक्ट को आपको याद रखना है, 1919 और 1935। इस दोनों को एक साथ रख के अगर आप पढ़ेंगे तो दोनों कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए, 2 चीज़ें आएंगी। एक तो आएगा डायआर्की। जब जिस साल डायआर्की आएगा 1919 में, तो उस मतलब उसके एगेंस्ट में 1935 में सेकंड में आएगा। अब किस में कंपैरिजन करना है याद रखिएगा। 1919 में डायआर्की आता है प्रोविंस में। ध्यान से सुनिए, डायआर्की मतलब द्वैध शासन आता है प्रोविंस में। ठीक है, और 1935 में आता है केंद्र में। ओके, अब बात करते हैं 1919 में द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ आती है? तो ये आती है केंद्र में। और 1935 में द्विसदनात्मक व्यवस्था आती है प्रोविंस में। प्रोविंस मतलब क्षेत्र में। अब आप समझे दोनों का रिलेशन। जो 1919 में यहाँ आया है वो 1935 में वहाँ आया है, और 1935 में जो वहाँ आया है, ये क्रॉस है एक दूसरे से। ये ट्रिक मैंने कई बार आपको रिवीजन भी कराए हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर होगा 1919 के एक्ट में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। इसमें जो अपर हाउस था उसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया एंड लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया। अखिल भारतीय महासंघ की बात किस एक्ट में की गई है? ऑल इंडिया फेडरेशन। तो बताइए राइट आंसर। ये बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों का सही भी होगा। तो ये है 1935 के एक्ट में। ये 35 एक्ट जो है कब आया था आपको पता ही है। 1919 के एक्ट के 10 सालों के बाद ये प्रोविज़न किया गया था कि एक निगरानी ग्रुप जाएगा और वो देखेगा कि क्या सुधार की आवश्यकता है। इसीलिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1927 में। ध्यान से सुनिए, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में की गई है, लेकिन अपॉइंट होके आया कब है? तो वो 1928 में आया है।
उसने बहुत दिन तक जांच पड़ताल किया और 7 मेंबर कमेटी बनी थी वो, और उसने अपना रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत किया, जिसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं 1, 2 एंड 3। और इसके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन, इसकी जो स्थापना की ईयर्स है 30, 31 और 32। आई होप आपके बहुत सारे जीएस के फैक्ट्स मैं ऑटोमेटिक रिवीजन करा देता हूँ। इस गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें तो इसमें कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, फर्स्ट और तृतीय में नहीं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी रिलेटेड चीज़ें हैं। मैं बार बार कहता हूँ चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो वो सब के सब आपको फैक्ट्स याद रहेंगे। तो इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो को लाइक जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रेरित हैं किस एक्ट से? तो ये बहुत लोगों को पता भी होगा, ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय प्रेसिडेंट। ये जो आज तक है हमारे आर्टिकल 1, 2, 3 की बात है, आर्टिकल 1, 2, 3 में, तो ये बात की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये है भारत का संघात्मक व्यवस्था प्रेरित है। भारत का संघात्मक, यहाँ ध्यान से सुनिए और घबरा के आंसर देने की जरूरत नहीं है। भारत का संघात्मक व्यवस्था कनाडा, इंग्लैंड, यूएस, जर्मनी, बताइए किस देश से लिया गया है? और इस पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, देखता हूँ कितने लोगों का सही होता है। तो ये लिया गया है कनाडा से। कनाडा जो फेडरेशन है, कैनेडियन फेडरेशन, वहीं से ये चीज़ें ली गई हैं। मतलब हमारे देश का जो फेडरेशन है वो अमेरिकन फेडरेशन पे नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ये कैनेडियन फेडरेशन पे बेस्ड है। अब थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कौन देश से कौन सारी चीज़ें ली गई हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैनेडियन जो देश है उससे क्या क्या लिया गया है। फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, ये लिया गया है कनाडा से। फेडरेशन जो है संघ उस स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ, क्योंकि हमारा सेंटर पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट जो चीज़ें ली गई हैं वो क्या है बताइए? वो है रेसिड्यूरी पावर्स इन सेंटर। जो भी बचे हुए अधिकार होते हैं, आपको पता है 3 तरह के राइट्स होते हैं, 3 तरीके की लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसमें से बचे हुए जो राइट हैं वो चले जाते हैं केंद्र के पास। ये भी अधिकार लिया गया है कनाडा से। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर। केंद्र के द्वारा जो स्टेट गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है वो भी लिया गया है इस एक्ट के द्वारा। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ये भी लिया गया है कनाडा से, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। लेकिन जुडिशियल रिव्यू लिया गया है यूएस से। और भी यूनाइटेड स्टेट्स से जो चीज़ें ली गई हैं उनको देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट लिया गया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, राष्ट्रपति एवं सुप्रीम कोर्ट के जो भी लोग हैं या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इन पे जो महाभियोग का प्रोसेस है ये भी लिया गया है यूएस से। अब इंग्लैंड को देख लेते हैं। इंग्लैंड से तो बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। अगर बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रोग्रेटिव रिट्स, ये सब लिए गए हैं इंग्लैंड से। दोस्तों एक चीज़ मैं कहूँगा, जिनके क्वेश्चन गलत भी हो रहे हों वो प्लीज़ नोट करते चलें। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, इस पे जो वीडियो मैंने बनाया है उसका लिंक मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो वन डे एग्जाम पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके और उसका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ भेजूँगा। ठीक है, तो वन डे एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, और उस वीडियो की लिंक भी मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। तो अब आते हैं किस प्रेसिडेंसी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुने गए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आ चुका है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुने गए थे आज़ाद भारत में, और ये बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास या बंगाल किस प्रेसिडेंसी से चुने गए थे? तो ये चुने गए थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये ओरेटर पार एक्सीलेंस, एक बहुत अच्छे राइटर, और इन्होंने पीएचडी भी 2 सब्जेक्ट में की थी, 2 या 3 सब्जेक्ट में की थी, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़े समाजशास्त्री भी थे। केंद्र में द्वैध शासन वर्णित है किस एक्ट में? डायरकी इन सेंटर। मैंने आपको अभी इसका क्लियर कट एग्जाम्पल दिया था 1919 और 1935 में। तो आपको मैं टाइम देता हूँ, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया है। तो सेंटर में डायरकी, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं याद आता है
तीनों वीडियो मैं शेयर कर दूंगा इसके बाद, उसको जरूर देखिएगा, आपको टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सेंटर में डायरकी जो है आया है 1935 के एक्ट में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करते चलिए, लाइक करके हमें मोटिवेट करिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। और एक चीज़ और कहूँगा, जितने भी आप जीएस के सब्जेक्ट जानते हो, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। सबके प्लेलिस्ट में जाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ, चैप्टर हैं, चैप्टर को पढ़ो, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाओ और अपनी तैयारी को और मजबूत करो। यही टाइम है जिन लोगों ने भी तैयारी नहीं शुरू किया उनको भी अपने आप को मजबूत करने का। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये किससे लिया गया है, ये मैंने अभी ही बताया है। रूल ऑफ लॉ, इंग्लिश में कहते हैं रूल ऑफ लॉ, ये किस देश से लिया गया है बताइए। तो ये लिया गया है विधि का शासन इंग्लैंड से, रूल ऑफ लॉ। और इंग्लैंड के एक जज थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। तो अगर आपको उनका नाम पता है तो जरूर बताइए। नेक्स्ट है चीन और रूस। रूस से क्या लिया गया है, रूस हमारा पता ही है, यूएसएसआर इसे कहते थे। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो रूस से लिया गया है। तो इतने सारे फैक्ट्स आपके रिवीजन होते हैं। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी अध्यक्ष, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है ये। आपको पता है प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें एक कांग्रेसी थे और वो थे के.एम. मुंशी। ये एकमात्र कांग्रेसी थे, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी में जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, आपको ये पता होना चाहिए। और जो भीमराव अम्बेडकर इसके हेड थे वो तो थे ही नहीं कांग्रेसी, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। एवरीथिंग इज क्लियर एंड क्लियर, क्लैरिटी जितनी रहेगी कॉन्सेप्ट में आपके स्कोर उतने ज़्यादा होंगे। प्रारूप समिति के जो लोग भी हैं मेंबर थे 6 लोग। अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और 6 लोगों का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको क्या पता है बताइए। ये आया 1773 में। अब एक नज़र डालते हैं कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ें आई इस एक्ट में। तो सबसे पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया उसके हेल्प के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को सबऑर्डिनेट किया गया किसके अंदर में, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के अंडर में हो गए बॉम्बे एंड मद्रास। फिर जो है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। तो कई बार ये सवाल पूछा गया है जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और जो हैं 3 अदर जजेज होते थे, जूरी में इतने लोग होते थे। और अगर बात करें 1773 में तो स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये आया रेगुलेटिंग एक्ट के में। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या आया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब आया, तो इसके अगले वाले एक्ट में। मॉर्ले मिंटो सुधार कब हुआ, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देखिए और कोशिश करिए करने की। तो ये है 1909 के एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। इसे इसलिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं कि उस समय जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड मोर्ले और लॉर्ड मिंटो जो थे उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। अब आप सोचोगे कि इसे याद कैसे करेंगे, कौन मोर्ले था और मिंटो कौन था। तो मैं आपको एक चीज़ ट्रिक देता हूँ, जिनका भी नाम पहले है वो ज़्यादा पावरफुल थे। लॉर्ड मोर्ले मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट कब आया है, ये भी आया है 1858 के एक्ट में, 1858 के एक्ट में। देखिए दोस्तों, मेरा ये प्रैक्टिस सेट चलाने का 2 इरादा है। एक तो आपकी रिवीजन ऑटोमेटिक हो, दूसरा है आपके प्रैक्टिस बहुत तगड़े हों। अगर आप छोटे लेवल पे तैयारी करके ही जाओगे तो क्या करोगे, आप तैयारी बड़े लेवल की करो यार, ताकि रैंक अच्छा हो, नाम अच्छा हो, ज़िंदगी में ऊंचे स्थान प्राप्त करो। और ये लॉकडाउन आपका कुछ नहीं कर सकता, इतना आप ध्यान रखो। लॉकडाउन में आपको और मजबूत बनना है, कमज़ोर नहीं बनना है। कमज़ोर वो होते हैं जो एकदम से घबरा गए कि अरे यार इतने दिन बंद है, क्या हुआ, बंद है तो सारी दुनिया के लिए बंद है, आपके के लिए तो बंद नहीं है, मेरे लिए भी बंद है, लेकिन मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है। मैं इसमें भी हूँ कि बोर्ड मिल जाए तो रीजनिंग और मैथ्स की क्लास शुरू करूँ। तो ये सब प्रोसेस है पार्ट का। लाइफ में अप एंड डाउन नहीं होगा तो कंटिन्यूटी का पता नहीं चलता है, ठीक है। तो जो लोग भी परेशान हैं उनको थोड़ा समझाइए, दोस्तों से बातें कीजिए, घर पे सबसे मिलजुल के रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, पढ़िए। मॉर्ले मिंटो सुधार ये हुआ था 1909 में। इसमें अगर बात की जाए तो कुछ कुछ सुधार हुई थी, जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर की संख्या 16 से 60 कर दी गई थी।
ठीक है। और जो डिलिबरेटिव फंक्शन होता है, जैसे उस 1892 एक्ट में सिर्फ बजट पे डिस्कस करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन अब इसमें काउंटर क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। एक और इसमें नई चीज़ हुई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय जो है, वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें पहली बार किसी इंडियन को जगह दी गई। वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट हुए थे। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से जरूर ज्वाइन कीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको वहाँ भेज दी जाएगी। इट इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम। इसमें ही मुस्लिमों के लिए अलग स्वतंत्र इलेक्शन की व्यवस्था की गई थी, जिसे कहते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। किसे कहते हैं? मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को। नेक्स्ट है, विच एक्ट इज कॉल्ड एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया। भारत में सुधार, मतलब कि गुड गवर्नेंस को हिंदी में बड़ी कठिन हिंदी है, सो आपको याद रखना चाहिए गुड गवर्नेंस। एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस, कौन सा एक्ट जो है वो भारत के लिए गुड गवर्नेंस था? तो वो था 1858 का एक्ट, 1858 का एक्ट, जो कि एक चार्टर था। और इस एक्ट में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा गया इलाहाबाद के कोर्ट में, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। और इसके बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म करके बना दिया गया वायसराय का पोस्ट। तो भारत का पहला वायसराय कौन था? थे लॉर्ड कैनिंग, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। फिर ये वायसराय बन गए। ठीक है, और इसने डबल गवर्नमेंट, बड़ी सारी चीज़ों को ख़त्म भी कर दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का प्रोविज़न किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। नेक्स्ट जो है काउंसिल ऑफ इंडिया एक बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें व्यवस्था की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पोस्ट क्रिएटेड इन, ये मैंने अभी ही बताया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो पोस्ट है ये किया गया 1784 में। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करता था, इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। ठीक है दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ध्यान से देखते चलिए, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक एंड शेयर भी बनता है। वायसराय पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस पावर केम इन विच एक्ट। वायसराय के द्वारा ऑर्डिनेंस को इशू किया जाना, जो हिंदी वाले हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, वायसराय के द्वारा ऑर्डिनेंस इशू किया जाएगा, ये किस एक्ट में बात की गई थी? ये मैं अभी ही बताया था, मैंने पीछे ही आपको मैंने क्या बताया था। आप पहले ऑप्शन देख के ट्राई करो, मैं देखता हूँ कितने लोगों का सही होता है। बहुत सही, तो बहुत सारे लोगों का है कि 1861 हुआ है, यही राइट आंसर है, क्योंकि 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम आया था, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आया था वायसराय का। ठीक है, कुछ इंडियंस को नॉमिनेट किया गया था, मैंने बताया था, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सरदिनकर राव। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की बात की गई थी, थोड़ी सी डिसेंट्रलाइजेशन की बात इसमें की गई थी। तो ये जो है पावर आया था 1861 में। बहुत कम लोगों के सही हो रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान से दीजिए और लाइव कमेंट करते जाइए। लास्ट में फाइनल में टोटल कितने सही होते हैं, कितना बट्टा कितना, 19/20, 18/20 कितना आता है, आप कमेंट भी करोगे। पिट्स इंडिया एक्ट केम इन, तो पिट्स इंडिया एक्ट मैंने बताया 1784 में आया। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ इंडिया सीट वेयर केम इन बाई एक्ट। काउंसिल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है वो कौन से एक्ट के द्वारा आया? तो मैंने अभी ही बताया था, काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो 1858 के एक्ट में आया, और इसमें 15 मेंबर हुआ करते थे, और इसको लीड कौन करता था? तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करते थे, ये उनकी सहायता के लिए बनाया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डायआर्की मीन्स, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। डायआर्की मीन्स डबल रूल, डबल लॉ, डबल ट्रिपल लॉ। तो डाई मतलब होता है डबल, और आर्क मतलब होता है रूल। क्या हो गया? डबल रूल, मतलब जब दो तरह से शासन किया जाए तब। ये कब क्वाइंड हुआ था? ये 1919 के एक्ट में हुआ था, और इस समय डायआर्की लगा था प्रोविंस में। ओके, और इसमें किसका कॉन्सेप्ट था? तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व्ड सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट था। ट्रांसफर सब्जेक्ट जिसको वायसराय के बिना पास किया जाना था, और रिजर्व जिस पे वायसराय का पूर्ण रूप से स्वामित्व होता था। चलिए, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ध्यान से सुनिएगा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही है। केम इन, फेडरल मतलब कि लोक सेवा आयोग जो है, संघीय लोक सेवा आयोग आज भी है। ये कब आया? बहुत लोगों के गलत होने वाले हैं इसमें, बट मैं चाहता हूं कि ये सही हो आप लोगों को। तो ये आया 1926 के एक्ट में। लेकिन अगर पूछा जाए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कब आया, या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कब आया, तो ये आया 1935 के एक्ट में।
ठीक है दोस्तों, 1919 का एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत तरीके के सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। 1919 के बाद साइमन कमीशन आता है, ये तो मैंने बताया ही था पहले। 1935 के एक्ट में भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी, 1909, 1919, 1935, इससे सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं। और जो पीछे भी हैं एक्ट, उनसे भी सवाल आए हैं। तो उन पे 3 वीडियो हैं, तीनों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे सकता हूं, और मैं आपको सबसे ईजी रहेगा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, वहां मैं भेज दूंगा। उसके देखोगे आप, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। इसका मैंने आंसर बता दिया है, तो जो लोग भी होशियार हैं उनको पता होगा। तो वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करिए और अपने फाइनल स्कोर भी हमें बताइए कि आपने कितना सही किया। थैंक यू सो मच।